जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आप क्या जानते हैं लोकतंत्र के बारे? क्या आपको पता है कि लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र के बारे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि लोकतंत्र क्या है, डिफाइन कीजिए, इसके पक्ष में तर्क दीजिए, विपक्ष में तर्क दीजिए, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आज इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी पॉइंटों को अच्छे से समझकर आपको इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र, जिसको जनतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, उसका क्या अर्थ होता है लोकतंत्र? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शासन का ऐसा रूप होता है लोकतंत्र जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। शासक कौन होते हैं? जो एक देश को चलाते हैं। जैसे प्राचीन समय में आप लोग देखते आ रहे हैं कि अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो शासक होता था उसको लोगों के द्वारा चुना नहीं जाता था, राजा का पुत्र ही राजा बनता था। लेकिन क्या आज वर्तमान में हमारे भारत देश में या किसी भी दूसरे देश में ऐसा नहीं है? जो लोकतांत्रिक देश है वहां पे जो देश का शासक होता है उसको जनता के द्वारा चुना जाता है, वोट देके उसको चुना जाता है। तो लोकतंत्र के बारे चलिए पढ़ते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। मतलब लोकतंत्र क्या होता है? देखिए, लोकतंत्र दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के तौर पे जाना जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहां पे कोई भी निर्णय अगर लिया जाता है तो उस देश में जितने लोग रहते हैं उन सभी से पूछा जाता है कि इस निर्णय को किस प्रकार लिया जाए या इस कार्य को किस प्रकार किया जाए। यह उन देशों में कामयाब है या उन स्थानों पे कामयाब है जहां पे जनसंख्या बहुत कम है। मतलब अब अगर आप हमारे भारत देश का एग्जांपल लें तो 130 करोड़ जनसंख्या है, 130 करोड़ लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी लोगों से अगर कोई कानून बनाना है तो सभी लोगों की राय पूछी जाए? अगर ऐसा हुआ तो कोई भी कानून बन ही नहीं पाएगा। तो हमारे भारत देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया गया है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या तात्पर्य है कि हम लोग अपने में से कुछ कम लोगों को चुन के भेजते हैं जो हमारे लिए निर्णय लेते हैं। जैसे हमारे भारत देश में कानून बनाने की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? वो है पार्लियामेंट, जिसके दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में वर्तमान में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। तो वो लोग कौन है? जिनको हमने चुन के भेजा है ताकि वो हमारे लिए कानून बना सके। तो ये होता है लोकतंत्र, यानी शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें जो शासक है उनको जनता के द्वारा चुना जाता है वोट के माध्यम से। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आप समझ चुके हैं। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों, जैसे हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ, जिस दिन से भारत को गणतांत्रिक देश कहा जाता है। अब देखिए, संविधान क्या होता है? किसी भी देश को चलाने के लिए जो कुछ नियम कानून होते हैं कि किस प्रकार इस देश को चलाया जाएगा, उसको हम बोलते हैं संविधान। तो हमारा जो भारत देश है उसका संविधान बहुत बड़ा संविधान है, जिसके अनुसार हमारे देश के जो शासक है, हमारे देश की जो सरकार है, वो हमारे ऊपर शासन करती है, हमें सुविधाएं उपलब्ध कराती है और हमारे भारत देश को चलाती है। ठीक है। तो जो संवैधानिक कानून है और जो नागरिक अधिकार हमें संविधान ने प्रोवाइड किए हैं, तो जो हम शासक चुन के भेजते हैं वो उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब उनके ऊपर कुछ लक्ष्मण रेखाएं खींची गई हैं कि उनको उस सीमा के अंदर रह के ही जनता की सेवा करनी होती है, वो निरंकुश नहीं हो सकते लोकतंत्र में। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं। मतलब लोकतंत्र के क्या क्या फायदे हैं? शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप कि हम जो लोगों को चुन के भेजते हैं, एमएलए एमपीज को हम चुन के जो ऊपर भेजते हैं, तो वो हमारे प्रति जवाबदेह होते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने तो इलेक्शन में उनको चुन के भेज दिया, तो अब अगर वो हमारे अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम भारत के लोग हैं तो आने वाले 5 साल में जब दोबारा फिर इलेक्शन होंगे, अगर वो आपके पास दोबारा फिर वोट मांगने आएंगे तो आप उनको वोट मत दीजिए। मतलब आप उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे कि हमने आपको इस कार्य के लिए चुना था कि आपने कार्य किया या नहीं किया। ठीक है। हम इसके फायदे देख रहे हैं। लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। बेहतर निर्णय लेने की संभावना से हमारा यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि अब अगर एक व्यक्ति को किसी भी निर्णय को लेना है तो वो उस निर्णय को बहुत जल्दी ले पाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो निर्णय गलत हो। अब 130 करोड़ लोगों के भलाई के लिए निर्णय लेना है तो वहां पे 543 प्लस 245 जो लोग बैठे हैं वो सभी सोच विचार कर निर्णय लेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा निर्णय, उतना ही बेहतर निर्णय जनता के पक्ष में लिया जाएगा। ठीक है। नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। अब आप कहेंगे कि लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान कैसे बढ़ता है? हमारे भारत देश में अगर कोई 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है तो उसको वोट देने का अधिकार है और सभी ये वोट का मूल्य एक है। मतलब चाहे नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी या फिर मैं, यानी कोई भी आम व्यक्ति
अगर वोट देता है तो उसकी वोट एक ही काउंट होती है, चाहे देश का प्रधानमंत्री वोट दे रहा हो और चाहे एक आम नागरिक वोट दे रहा हो। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ और जब हमारे भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय 21 साल से ऊपर के जो लोग थे उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार में किया गया, तो 18 साल उसके आयु को कर दिया गया 21 साल से घटाकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो युवा है वो भी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो सरकार को चुनने की प्रणाली है, उसमें भाग ले सके, पार्टिसिपेट कर सके। तो ये हम सभी का सम्मान बढ़ाता है। मतलब हमारे वोट की वैल्यू भी सेम है जो एक प्रधानमंत्री या फिर एक एमएलए एमपी के वोट की वैल्यू है। गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। गलती ठीक करने का अवसर कैसे मिलता है? आपने किसी को एमएलए चुन दिया, काम उसने आपके अनुसार नहीं किया, आपके एरिया में आके वो दोबारा फिर नहीं दिखा आपको, तो जब वो दोबारा फिर अगर इलेक्शन लड़ने आता है तो आप गलती ठीक कर सकते हैं, आप उसको दोबारा नहीं चुनते हैं। ठीक है भाई। मतभेदों और टकरावों को संभालने का बेहतर तरीका, यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है। अच्छा तर्क कैसे है कि अगर एक बहुत बड़ा परिवार है तो उसमें भी जो कई लोग हैं उनके जो निर्णय है उनके बीच समानता नहीं होगी, मतलब उनके बीच भी मतभेद हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो 130 करोड़ लोग एक देश में रह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सभी के सभी एक ही पक्ष में सहमत हो, तो उनके बीच जो कुछ मतभेद हो जाते हैं या जो टकराव हो जाते हैं, धर्म के आधार पर टकराव होते हैं या फिर जातियों के आधार पर जो टकराव होते हैं, तो लोकतंत्र एक बहुत अच्छा तरीका प्रोवाइड करता है कि उनको अच्छे तरीके से संभाल सकता है, लोगों की भलाई कर सकता है। अब अगर किसी चीज के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे जो आप खुद लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं विपक्ष में क्या क्या तर्क दे सकते हैं आप लोकतंत्र के। नेता बदलते रहते हैं तो अस्थिरता रहती है। मतलब अब जैसे देश में अगर किसी पार्टी की सरकार चल रही है, अगले चुनाव में वो हार गई, तो उसकी जो नीतियां हैं, आने वाली जो सरकार है उन नीतियों में से कुछ नीतियों को रोक सकती है, तो यहां पे अस्थिरता बनी रहती है। दूसरे नंबर पे नेता बदलते रहते हैं। भाई नेता आज अगर एक पार्टी में है, जरूरी नहीं है आज रात को उसने अगर किसी पार्टी के पक्ष में भाषण दिया, दूसरी पार्टी को भला बुरा कहा, तो अगर आप सुबह उठे तो क्या पता वो उसी पार्टी का दूसरी पार्टी जिसको एक दिन पहले गालियां दे रहा था उसका पटका पहन के ज्वाइनिंग कर रहा हो। हमारे भारत देश में दल बदल कानून है लेकिन वो भी सफल नहीं हो पा रहा है। नेता अपना फायदा देखते हैं। 5 साल अगर किसी पार्टी को गालियां दी और इलेक्शन के टाइम पे उस पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया जिस पार्टी में वो था, तो दूसरी पार्टी में जाने में वो समय नहीं लगाते। तो नेता का ऐसा हिसाब है, नेता किसी का नहीं होता। ठीक है। नैतिकता की कमी, राजनीतिक लड़ाई, मतलब हमारे भारत देश में जो नेता लोग हैं वहां पे उनमें बहुत सी नैतिकता की कमी है। वो सिर्फ अपने सत्ता के फायदे देखते हैं, राजनीतिक लड़ाई के तौर पे यहाँ पे कार्य चल रहा होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे दल बदल है कि एक नेता अगर 10 से 15 साल एक पार्टी में रह लेता है तो उसके अगर उसके कुछ मतभेद हो जाते हैं या उसको अपना फायदा नहीं मिलता और दूसरी पार्टी उसको कुछ फायदा पहुंचाने लगती है तो वो तुरंत ही पार्टी छोड़ देता है। ठीक है। बहुत से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे नेता ऐसे हैं, लेकिन बहुत से नेता ऐसे हैं। ज्यादा संख्या के कारण फैसलों में देरी होती है। जितने ज्यादा लोग होते हैं माना जाता है कि फैसला लेने में उतनी ही देरी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रेप हो रहे हैं, और हमारे भारत देश का प्रत्येक आम नागरिक जो साधारण नागरिक है वो चाहता है कि जो रेपिस्ट है उनको खड़े करके गोली मार देनी चाहिए या फिर उनको फांसी पर लटका देना चाहिए। अब देखिए, हो सकता है कि कई बार किसी के ऊपर रेप का झूठा चार्ज लगा हो, लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति मान लेता है, उसके खिलाफ साबित हो जाता है कि हाँ इसी ने गलत कार्य किया है, तो वहां पे भी फैसला लेने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। 2012 में हमारे भारत देश में एक ऐसा केस हुआ जिसने सारे देश को झकझोर के रख दिया, सारे देश के लोगों की आत्मा को झकझोर के रख दिया। वहां पे जो मुजरिम थे उनको भी 2020 में फांसी हुई, मतलब 8 साल लग गए न्याय मिलने में उस बेटी को। तो हमारे भारत देश में फैसले लेने में बहुत ज्यादा देरी होती है। ज्यादा संख्या के कारण यहाँ पे क्या है कि जो लोग होते हैं, अगर जितने ज्यादा लोग एक बात पे बैठ के निर्णय लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समय उनको लगेगा, लेकिन अगर कम लोग निर्णय लेंगे तो निर्णय थोड़ी जल्दी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या माना जाता है कि निर्णय चाहे थोड़ा लेट हो लेकिन निर्णय सही होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। फिर है चुने गए नेताओं का लोगों के वास्तविक हितों से अनभिज्ञ होना। ये सबसे कॉमन पॉइंट है हमारे भारत में। हमारे भारत में जब चुनाव होते हैं तो कोई भी पार्टी है वो किसको टिकट देगी? जो जिताऊ कैंडिडेट होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बॉलीवुड वालों को टिकट दे देते हैं, और मतलब अब जैसे मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है वो करनाल है, तो कई बार क्या होता है, कई बार क्या बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि करनाल के व्यक्ति को ही लोकसभा में या फिर विधानसभा में टिकट नहीं दिया जाता। किसी बाहर के दूसरे क्षेत्र से ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति को जो प्रसिद्ध हो, जो वहां से चुनाव जीत सकता है, उसको टिकट दे दिया जाता है। अब जब वो व्यक्ति हमारे एरिया का है ही नहीं, उसको हमारे एरिया के अच्छे बुरे का पता ही नहीं, तो वो किस तरह से हमारी भलाई करेगा? तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सभी पार्टी वालों को सोचनी चाहिए कि लोकल कैंडिडेट को ही टिकट दे, जो जनता के बीच में सुख दुख में उनके काम आता हो, उनके
पास जाता हो। अब आप इलेक्शन के समय किसी ऐसे व्यक्ति को जो बाहरी है उसको टिकट दे देंगे तो उसको तो पता ही नहीं कि इस क्षेत्र के लोगों की क्या समस्याएं हैं। अभी अभी चुनाव में एक घटना हुई कि एक कैंडिडेट खड़ा था तो उसको पूछा गया कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आप किस प्रकार कार्य करेंगे, कि आपकी क्या क्या ऐसी चीजें होंगी कि आप किस तरह से कार्य करेंगे। तो उसका क्या बयान था, उसका बयान था कि एक बार चुनाव जीत लेते हैं उसके बाद क्षेत्र के लोगों की समस्याएं देखेंगे। मतलब यहां से क्या पता लगता है कि उसको उस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का पता ही नहीं कि उस क्षेत्र के लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार देखिए हमारे भारत देश में जो राज प्रणाली है यानी शासन प्रणाली है वो त्रिस्तरीय है। मतलब सबसे ऊपर लोकसभा, राज्यसभा, फिर विधानसभा या फिर विधान परिषद और सबसे नीचे पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ये सभी आते हैं। मतलब जो पंचायत लेवल है वहां पे ही मैं आपको भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं कि एक गांव जिसमें 3 से 4 हजार वोट है, कई बार वहां पे कई बार या बहुत बार जो सरपंच कैंडिडेट होते हैं वो इलेक्शन जीतने के लिए 1-1 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। तो अब अगर कोई व्यक्ति एक गांव में ही इलेक्शन जीतने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि वो आपकी भलाई कैसे करेगा। उसको जो इलेक्शन पे उसका खर्चा हुआ है सबसे पहले तो वो उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। कोशिश क्या करेगा, करेगा ही, और उसके बाद वो अपना पैसा कमाएगा। तो जब आपने उसका इतना पैसा इलेक्शन पे लगवा दिया तो वो कैसे आपकी भलाई करेगा। तो जब इतने छोटे लेवल पे, एक गांव के लेवल पे ही इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, ब्लॉक लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो जो खर्चा है इलेक्शन में वो उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, जो रोकना चाहिए। तो ये लोकतंत्र के विपक्ष में हम तर्क दे सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है, कि लोग ही अपने शासक को स्वयं चुनते हैं। ठीक है, और क्या इसके हम पक्ष में तर्क लिख सकते हैं, क्या विपक्ष में तर्क लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।